हाँ यार, तबीयत थोड़ी ठीक हुई है 15-20 दिन बाद, तो मैंने कहा यार बहुत खराब खराब फील हो रहा है। कल वाला करा लेंगे, अभी आ जाएगा। हाँ भाई, आज रिपेयरिंग हुआ है, प्लास्टर होके सही हुआ है। है ना? देखो, एम पे फोकस रखो। आपके एम फुलफिल होते रहेंगे तो अपने आप यंग लगते रहोगे। चलो बातें कर लेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में आप लोगों को शायद थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट की थी, और थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने शायद हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा दिया था, है ना? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जब पढ़ा दिया था, तो अब हम लोग करेंगे। हाँ हाँ, अभी तो चैप्टर ही पूरा बाकी है। हाँ हाँ, वो मुझे याद है। चैप्टर जिस दिन इंड लिखूंगा उससे पहले कुछ नहीं बचेगा। हाँ हाँ, याद है। अच्छा, इस हेडिंग में भी कुछ बचा हुआ है। इस हेडिंग में शायद एक टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है। हाँ ठीक है, वही करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो देखो बच्चों, सभी लोग जल्दी से बैठ जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? मेरे तो सभी बच्चों को एक ही एडवाइस है कि पूरी ताकत से पढ़ाई कर लो। 2-4 महीने की बात है, उसमें लापरवाही मत करो। हाँ बच्चों, तो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अब तो धीरे धीरे सर्दी कम होती चली जा रही है। ठीक है? तो इसलिए आपको 2-4 दिन और सर्दी दिखेगी। वैसे जो भी सर्दी दिख रही है आप लोगों को, है ना, तो आप लोगों के लिए अच्छा टाइम आ रहा है। वैसे मेरे हिसाब से गर्मी में पढ़ने में ज्यादा दिक्कत आती है। मुझे तो गर्मी में ज्यादा दिक्कत आती थी पढ़ने में, सर्दी में नहीं आती थी। क्यों? सर्दी में क्या है, एक और कपड़ा पहन लो, 2 और कपड़ा पहन लो। अब गर्मी में खाल थोड़ी निकाल दोगे, है कि नहीं? और लाइट नहीं आती थी, जैसे अभी तो लाइट आती है। तो हम लोग के टाइम लाइट नहीं आती थी, तो वो आता है कि पेट्रोमैक्स, उसमें गैस, वो गैस नहीं, उससे भर के जो इतना छोटा सा आता है, उसके ऊपर फुंतुल टाइप का लगता है। हाँ, वो इतनी हीट फेंकता था कि उसको यदि वो जला के पड़ रहे हो तो और गर्म लगती थी। हाँ, चिमनी। हाँ हाँ, तो दिया कोई खराब बात थोड़ी है। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा अच्छा दिया ही होता है, उसमें टेंशन नहीं होती है। ना तो साफ करने की टेंशन, ना कुछ टेंशन, बस आग लगाओ जल रहा है, बस। हाँ, तो उसके एक बेनिफिट ये था कि नींद आती नहीं थी, क्योंकि नींद वाला कोई सामान नहीं, क्योंकि आप परेशान ना होगे तो नींद कैसे आएगी। तो एक आराम ये होता था। ठीक है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई क्या जब करो। वो आप सबकी अपनी अपनी लाइफ स्टाइल की है। जिसको रात में पढ़ने में मजा आए वो रात में पढ़े, जिसको दिन में पढ़ने में मजा आए वो दिन में पढ़े, जिसको ना पढ़ने में मजा आए वो ना पढ़े। उसमें क्या है, सबको थोड़ी डॉक्टर बनना है ना? देखिए, पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है, वो आपके ऊपर है। आपको जब सुटेबल सिचुएशन लगती है कि नहीं यार ये पढ़ना चाहिए, पढ़ो। हाँ, और वैसे पढ़ना पूरे दिन चाहिए, क्योंकि अब क्या है, टाइम बचा नहीं है। तो आप ये ना देखो कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है, आपको बस एम दिखना चाहिए। जब आप घंटे काउंट करते हो तो नहीं पढ़ पाओगे कभी भी जिंदगी में। आप अपना एम देखो कि हमें ये सब्जेक्ट खत्म करना है, इसमें 700 नंबर लाने, इसमें 100 नंबर लाने, बस
वो आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो उस पर काम करते रहो। वो 24 घंटे हो या 8 घंटे हो या 7 घंटे हो, ठीक है। हाँ हाँ, नींद देखो कब आती है, जब या तो आप ज्यादा खाओ या आप अच्छे से सोते नहीं हो। आप आराम से 6 घंटे पूरा सोया करो, उसके बीच में कभी मत जगो। आप 7 घंटे सो लो। हाँ, अपने हिसाब से जो से मनो वैसे पढ़ो। बस इतनी चीज खत्म करनी है, 1 घंटे में खत्म हो जाए तो 1 घंटे में खत्म होने के बाद अपना मन खत्म करो, पढ़ना बंद कर दो। 4 घंटे में खत्म हो रही तो 4 घंटे लगाओ, 10 घंटे में हो रही तो 10 घंटे लगाओ। सिंपल सा लॉजिक है। तो 1 मिनट सबको बता देता हूँ, सब लोग सुन लो, फिर क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। तो पढ़ने में जैसे नींद आने का है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 3 घंटे सोते फिर पढ़ने लगते, 3 घंटे सोते नहीं। उससे क्या है, शरीर अच्छे से काम नहीं करता है। नींद पूरी मारो, चाहे 6 घंटे चाहे जब सो। आपको रात में लगता है 6 घंटे सोना चाहिए तो रात में सो लो, सुबह के 6 घंटे सोना चाहिए तो सुबह के सो लो, दोपहर के सोना चाहिए तो दोपहर। नींद पूरी होनी चाहिए, सर्किल पूरा होना चाहिए। तो मैं तो आराम से दबा के सोता हूँ, 6 घंटे कम से कम सोता हूँ, और 8 घंटे भी सो रहा था अभी तक, तो बीच में 11 घंटे सो रहा था मैं। 10 10 साढ़े 10 बजे खाना खा के मैं दवाई खाता था, 12 बजे तक सो जाता था। और फिर मैं उठता था सीधा 9 बजे, क्योंकि 11 बजे क्लास होती थी, 9 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके चला आया। हाँ 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 हाँ, मैं अभी की बात बता रहा हूँ, ठीक है। जब मैं पढ़ता था तब भी मैं भी जगता था, है ना, ऐसा थोड़ी ही नहीं जगता था। मगर हाँ, मैं नींद पूरी एक साथ लेता हूँ। पार्ट में नींद लेने से आप हमेशा ध्यान रखना, आपको पढ़ाई में दिक्कत आएगी। आप 1 डेढ़ घंटे पढ़ोगे, आपको थकान फील होगी, आपको नींद जैसा आएगा। आप आराम से पूरी नींद लेके बैठो आराम से और पढ़ो, और खाना जो है पार्ट वाइज खाओ। अब यहाँ पे थोड़ा बच्चों का साथ फंसता है, क्योंकि हॉस्टल है। पार्ट वाइज खाओ कि मतलब हर 2 घंटे में थोड़ा सा खाया, हर 2-3 घंटे में थोड़ा सा खाया, जैसे नींद ना आए। एक साथ खा लोगे, सर्दी का मौसम है, नींद आ जाएगी। तो हर 2-3 घंटे में थोड़ा सा खाया, हर 2-3 घंटे में अपना थोड़ा सा खा लिया, जैसे आपका पेट भी भरा रहे और आपको नींद भी ना आए, ठीक है। और नींद अपनी 6 घंटे की पूरी कर लो, उसके बाद पढ़ो। और वैसे मुझे जहां तक लगता है ये सब फर्जी चीजें होती हैं, जिसको नहीं पढ़ना उसको सब कुछ आता है, और जिसको पढ़ना है उसके लिए सब सब सेट है, वो अपने को सेट रखता है। तो कोशिश करो कि इन सब चीजों में ना पढ़ो, तुम अपना सिर्फ टारगेट सेट रखो कि हमें नंबर लाने हैं। घंटे भी ना काउंट करो, क्या पढ़ना चाहिए ये भी मत काउंट करो। हम कह रहे हैं तुम कुछ भी पढ़ो, तुम 1 महीने फिजिक्स ही पढ़ लो। अरे जब भाई 24 घंटे पढ़ते हो और तुम्हारा टारगेट सेट है कि 700 नंबर लाने हैं, तो तुम आज 1 महीने फिजिक्स पढ़ लोगे तो अगले महीने तो बायो पढ़ोगे, उसके अगले महीने तो फिजिक्स पढ़ोगे, तो वो तो आ ही जाएगा। तो ये तो फर्जी पना है कि नहीं तीनों पढ़ना है, आधा पढ़ना है, पौना पढ़ना है। जिसको पढ़ना है वो सब सेट करके रखता है। उतना टारगेट रखो कि हाँ हमारे नंबर अचीव होने चाहिए, उसके लिए घंटे घंटे कुछ नहीं देखने। पूरा दिन लगता है तो पूरा दिन पढ़ लो, अपनी कमियों को इंप्रूव करते चलो, बस होता जाएगा। और आप लोग कर लोगे, मेहनत करते रहो, हो जाएगा। अच्छा, अब जरा देखो, जिस क्वेश्चन को मैंने कल किया था उसी क्वेश्चन को फिर करते हैं, और अब आपको करने का तरीका बताते हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चन तो करा दिए हैं, ये हो गया, ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, मुझे लिखना ही पड़ेगा। एक्चुअल में पीवाईक्यू जो होते हैं रैंडम होते हैं, सब टॉपिक वाइज नहीं होते हैं। जब सारा करा देंगे तब पीवाईक्यू ये सारे कराएंगे। मैं पीवाईक्यू ले आया था सारे के सारे। जैसे ये, ठीक है। लास्ट क्लास की जरा मुझे बस एक बार थोड़ी सी वो दिखा दो। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन में करा रहा था जहां तक मुझे याद है। हाँ, इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन दिए एसिटिलीन की और बेंजीन की, है ना, और हीट ऑफ रिएक्शन पूछा है। अब देखो, फिर ये क्वेश्चन करेंगे, ऊपर चलते हैं। अब जरा देखिए, जो क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराया था उसी को फिर करते हैं, मगर अब तरीका चेंज करते हैं, जिससे तुम्हें ये आइडिया रहेगा कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। देखिए, मैंने आपसे कहा
कैलकुलेट, ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन। इक्वेशन दी है 3C2H2 रिवर्सेबल C6H6, ये हमें निकालना है। यही था ना क्वेश्चन। अब मैंने इस बार क्या दिया है जरा देखना, उस बार मैंने हीट ऑफ फॉर्मेशन दी थी, अब इस बार मैं ये दे रहा हूं, देखो। वैल्यू जहां तक मुझे याद है मैंने इसकी -100 किलो जूल लिखी थी, एक बार देख लेना, यही लिखी है ना। देखो दो तरह से तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है पेपर में, वही क्वेश्चन है, बस तरीके दो हैं। अब मैंने क्या किया है, दो रिएक्शन देके तीसरी रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन पूछी है। ये दो रिएक्शन दी है, इनकी हीट दी है, देखो, और इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो एक तरीका ऐसा आता है कि दो तीन रिएक्शन दे दी और किसी का हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऐसा कुछ पूछ लिया कि हीट ऑफ कंबशन बताओ, हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ, या हीट ऑफ रिएक्शन बताओ, और दो तीन रिएक्शन अपना दे दी। और एक जैसा लास्ट पर आया था कि उन्होंने क्या किया, हीट ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल दे दिया या हीट ऑफ कंबशन ऑफ मॉलिक्यूल दे दिया, जैसे पीछे कराया था, जिसमें आपने लगाया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब ऐसा क्वेश्चन आए तो करना क्या होता है, देखो दोनों तरीके एक ही जगह पे पहुंचते हैं क्योंकि स्टेट फंक्शन है, इंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन। तो पाथ कोई भी हो आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। तो अब गौर सुनना, जब भी इक्वेशन देके इक्वेशन पूछी जाए तो ये सबसे रद्दी क्वेश्चन होता है, देखने में टफ होता है, लेंदी लगता है, डरावना होता है, मगर होता रद्दी है। आप इसको कैसे करोगे बताता हूं। आप लोगों ने क्लास 5th 7th में इक्वेशन की है, जैसे मैं एक इक्वेशन लिख दूं आपको कि यार ये एक इक्वेशन है, ठीक है, और एक ये इक्वेशन है। अब मैंने कहा जरा इस इक्वेशन की वैल्यू बताओ, तो अब आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, इस इक्वेशन की तो निकाल ही नहीं पाओगे, है ना। इक्वेशन थोड़ी ठीक कर देता हूं, इस इक्वेशन की वैल्यू बताओ। तो अब आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। इक्वेशन 1, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, आप कहोगे 1 - 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। 1 - 2 किया, ये कट गया, और ये 1 - 2 -2 वैल्यू आ गई। बस यही करना है, आपको ये इक्वेशन दी है, बिल्कुल मैथ्स की तरह सॉल्व करो। ये दो इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन लानी है। अब जो कुछ इक्वेशन में करोगे वही एनर्जी में करोगे। भाई जो हम यहां करते हैं वही तो यहां करते हैं। यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में करेंगे, डिवाइड करते हैं तो सब में करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो सब में करते हैं। तो बस ये फर्जीपना है, इक्वेशन देके इक्वेशन पूछ रहा है। और ये काम हम क्लास 6 7th में कर रहे हैं। 6 7th में ये छोटा छोटा पढ़ाया जाता था, आज भी वही पढ़ाया जा रहा है। आप इसको इस केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, तो थोड़ा डरावना लगता है कि यार इतनी इक्वेशन दे दी, इतनी सारी हीट दे दी है, अब पूछ रहा है इसकी बताओ कैसे करें। आप इसको मैथ्स की तरह करो, दो इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन पूछ रहा है, अब हमें कैसे करना चाहिए जरा देखो। अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कि करना कैसे चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखा करो कि जो पूछ रहा है उसकी लोकेशन क्या है। जैसे C2H2 लेफ्ट में है और यहां कहां है, राइट में। तो पहले लोकेशन सेट करो, इसको हमें लेफ्ट में चाहिए। अब लेफ्ट में चाहिए तो मैंने रिएक्शन को पलट दिया, क्यों, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, तो रिएक्शन पलटोगे तो एनर्जी का साइन पलट जाएगा। तो भाई एनर्जी का साइन ऐसे पलट गया, जो एनर्जी प्लस थी वो एनर्जी, सॉरी, जो एनर्जी माइनस थी वो प्लस हो गई। क्यों, क्योंकि हमें ये लेफ्ट चाहिए था। अच्छा कितना कॉफिशिएंट चाहिए, 3, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई मारो। क्यों, क्योंकि कॉफिशिएंट भी तो सेम करना है। अब जब 3 का मल्टीप्लाई मारोगे तो पूरे में होगा। भाई मैथ्स के हिसाब से क्या होता है, वही मैथ्स लगानी है अपने को, अपने को केमिस्ट्री लगानी नहीं है। तो जो इसमें करोगे वही हीट में करोगे। इक्वेशन 1,
इसको सेट करो। C6H6 किधर आना है? राइट में। क्या राइट में है। कोफिशिएंट कितना है? 1 1 है। तो अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, उठा के जोड़ दो। तो जैसे ही तुमने 1 + 2 किया, तो जरा देखो 1 + 2 करने पर क्या आया? 1 + 2 करने पे क्या आया? ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट लेफ्ट जुड़ता है, राइट राइट जुड़ता है, लेफ्ट लेफ्ट जुड़ रहा है, राइट राइट जुड़ रहा है। तो बस यही यहां करना है। अब देखिए, इसको और इसको जोड़ रहे हो, तो लेफ्ट में ये है, ये है, ये है, ठीक है। राइट में ये है, ये है, ये है। तो यार ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, कैंसिल हो गया। ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट में क्या बचा? सिर्फ ये। राइट में ये है और ये है, तो ये तो कैंसिल हो गया है। राइट में क्या बचा? ये। अब जो काम इक्वेशन में करते हो वही काम तो वैल्यू में करते हो। तो आपने क्या किया है? 1 और 2 को जोड़ा है, तो 1 और 2 को जोड़ दो। ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो भाई 300। तो वैल्यू कितनी आ गई? प्लस की 100। अब आप चेक करो, कल भी प्लस की 100 आई होगी। तो एक ही क्वेश्चन को पूछने के दो तरीके हैं। हमें लगता है दो अलग अलग क्वेश्चन है, नहीं, एक ही क्वेश्चन को पूछने के दो तरीके हैं। बच्चों को ये टफ लगता है, मुझे ये इजी लगता है। क्यों? इसमें तुम ऐसी लगानी है। हाँ बता देता हूं। लेफ्ट में 6 कार्बन, राइट में 6 कार्बन। यदि मान लो ऐसा आएगा तो आप क्या करोगे? यदि मान लो कहीं पे ये लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं? 2x 2x कैंसिल कर सकते हैं ना, वही किया है। ये 6 कार्बन कहां आ रहा है? लेफ्ट में, और ये किधर आ रहा है? राइट में। तो कैंसिल तो हो ही जाएंगे जब जुड़ेंगे। इसी तरह ये 3 हाइड्रोजन कहां आ रहे हैं? लेफ्ट में। ये 3 हाइड्रोजन कहां आ रहे हैं? राइट में। तो जब जुड़ेंगे तो कैंसिल तो हो ही जाएंगे, है कि नहीं? तो मैंने थोड़ी मेहनत बचाने के लिए कि इतनी बड़ी इक्वेशन लिखें फिर काटें, तो थोड़ा मक्कारी खेल दी है कि हाँ चलो इतना तो हम लोग समझ सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो जब भी कोई क्वेश्चन है बस यही करना है। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस इक्वेशन को लाना है। इसमें C2H2 लेफ्ट में था, तो पहले मैं उसको लेफ्ट लाया। फिर इसका कॉफिशिएंट 3 था, तो कॉफिशिएंट बनाया 3, और फिर उसके बाद जोड़ दिया। जब लोकेशन सही आ गई, सेट लोकेशन पे आ गए, कॉफिशिएंट भी सही हो गया, तो जोड़ दो, अपने आप सब कट जाता है, अपने आप सब कट जाता है, वो बिल्कुल मैथ्स की तरह हो जाता है। अब इस पे क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछते हैं? हाँ बेटा पूछो। कौन सी? ये वाली? ये वाली? अच्छा, ये इक्वेशन है। आपको जो इक्वेशन लानी है उसमें C2H2 किधर है? लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। तो यहां तो राइट में है, इसका मतलब पहले इसको लेफ्ट लाया जाए। तो लेफ्ट लाने के रिएक्शन पलट दिया, रिएक्शन पलट दिया, तो ये क्या हो गया? ये लेफ्ट में आ गया, ये राइट में आ गया, ये देखो। और साइन कैसा हो जाएगा एनर्जी का? अपोजिट पॉजिटिव हो गया। यहां तक ठीक है? अच्छा, इसका कॉफिशिएंट कितना है? 3, तो इसका भी कॉफिशिएंट 3 होना चाहिए। तो पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 3 6 2 है ना, तो 6 हो गया, 1 है तो 3 हो गया, और ये 3 मल्टीप्लाई। अब आपने लोकेशन भी सेम कर दी, कॉफिशिएंट भी सेम कर दिया, अब उठा के जोड़ दो, जोड़ दिया, आंसर आ गया। अब जैसे ये देखो, बिल्कुल वही करना है जो मैथ्स में हम लोग बचपन से करते आए हैं। हम कुछ नया नहीं करेंगे, अपने आप सब सेट हो जाएगा। हमने अभी हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा है, तो देखो ये देखिए, अब मुझे इस क्वेश्चन को करना है, ये PYQ है। अब देखो इक्वेशन दी है ना, पहले तो ये देख लो दी क्या है इक्वेशन। अब पूछ क्या रहा है? द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी। कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन लिखना मैंने सिखाया है कैसे लिखी जाती है। तो वो जिस रिएक्शन की एनर्जी पूछ रहा है वो ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करना है। कितना फॉर्म करोगे? 1 मोल।
किससे करोगे? उसके एलिमेंटल फॉर्म से, जिस फॉर्म में वो नेचर में पाया जाता है। जो कल आया होगा वही समझ पाएगा, बाकी यदि कल नहीं आया तो वो ये वाली बात नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये कल पढ़ाया है। ये देखो, ये ठीक लिखी बात, समझ पाए कैसे लिख दी? वो कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन बताना है, तो इसका मतलब इस रिएक्शन की एनर्जी बतानी है। और हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखा जाता है मैंने सिखाया है। 1 मोल का फॉर्मेशन करोगे, किससे करोगे? उसके नेचुरल फॉर्म से। तो कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड। ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गैस। अब आपको इस रिएक्शन की एनर्जी चाहिए, 2 रिएक्शन की एनर्जी दी है। अब आपको पता है क्या करना है, हमें इस रिएक्शन की एनर्जी चाहिए और 2 इक्वेशन दिए। तो मैथ्स में 2 इक्वेशन दी है, तीसरी की वैल्यू पूछ रहा है। अब वही सेटिंग बैठा लो। सीओ किधर चाहिए? लेफ्ट, राइट में। सीओ किधर चाहिए? राइट में। वहां कहां है? लेफ्ट में। तो इसका मतलब पलटी मारनी पड़ेगी। साथ में कोएफिशिएंट कितना है? 1। वहां कितना है? तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है? बता देना ये यहाँ पे एरो लगा है। मैंने देखो पलटी मारी, ठीक है? तो ये आया। चलो एक एक करके कर देता हूं, नहीं तो क्या होगा, आप लोग फंस जाओगे। मेरे को तो मान लो 10, 12, 20 साल हो रहा है यही काम करते, है ना? तो बच्चे को तो बेचारा वो 2 ही महीने, 10 दिन भी नहीं हुए अभी, तो कल ही पढ़ाया था, आज चालू है। अब देखो ये सेट हो गया, इधर आ गया है ना? राइट में आ गया है, मगर अभी कोएफिशिएंट का बवाल है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है। तो 2 से डिवाइड मार देता हूं, 2 से डिवाइड मार दिया। और ये सब क्यों कर रहा हूं समझ रहे हो ना? क्योंकि जो इक्वेशन लानी है उसकी सिचुएशन बना रहा हूं। अब भाई ये हमें राइट में चाहिए था, राइट में आ गया, बस बात खत्म हो गई। ये मान लिया 1। अब दूसरा देखो, हमें ये इक्वेशन, इसको मान लिया 2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि CO2 काटना भी तो है। CO2 यहाँ क्या है? लेफ्ट में, वहां क्या है? राइट में, कट जाएगा अपने आप। अब 1 + 2 को ऐड कर दिया, 1 + 2। अब देखो ये 1 है, ये 2 है। ये देखो कार्बन 1, ठीक है? कार्बन उधर तो है नहीं, तो इधर लिखा ही जाएगा, कटेगा तो है नहीं। तो भाई कार्बन 1, अच्छा ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन आधा, तो आधा बचेगा इधर। डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 1 लिखा है और यहां राइट साइड में ऑक्सीजन आधा लिखा है, तो आधा बचेगा, आधा बच गया। अच्छा, लेफ्ट साइड में ये था और ये था। अब ये लेफ्ट में, ये राइट में, तो कैंसिल हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 और 2 को ऐड कर रहे हो ना। तो लेफ्ट वाला सारा ऐड हो गया, कार्बन ऐड हो गया, ऑक्सीजन आधा बचा और CO2 कट ही गया। ये समझ गए कैसे कटा? अब आ जाओ राइट में। राइट में ये बचा, ये कट गया है, ये बचा और ये घट गया है, तो बस ये बचा। अब देखो रिएक्शन मैच कर गई, रिएक्शन मैच कर गई, बस अब जो आएगा वही आंसर है। अब एनर्जी मैच कर लो, 1 और 2 को ऐड किया है। 1 क्या है? y/2 और 2 क्या है? -x। ऐड कर रहे हैं, मगर साइन के साथ ऐड करोगे तो माइनस आएगा। अब इसको देख लो हमारा आंसर क्या आ रहा है। ऐसा कोई आंसर है? ये देखो हमने आंसर टिक कर दिया, अपना काम हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और कराता हूं, अब इसको आप करो और आंसर बताओ। करना वही है। अब देखो रिएक्शन दी है और रिएक्शन पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो एक ही कॉन्सेप्ट है, चाहे जिसका हो, पूरे थर्मोकेमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल है। रिएक्शन दे के रिएक्शन पूछेगा, हमेशा ऐसे ही करना है, और कुछ करना ही नहीं है, और कुछ करना नहीं। और एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, इस पर सेट पैटर्न है, एक क्वेश्चन आता है। अब आप अपना 10th की मैथ, 6th की मैथ, 7th की मैथ लगा लो। अब जो भी आए, मैंने तो देखा नहीं, अभी करूंगा मैं भी। आंसर बताओ सब लोग करके। अब देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 चाहिए, तो रिएक्शन आपको खुद लिखनी पड़ेगी हीट ऑफ फॉर्मेशन की, कि कौन सी रिएक्शन की हीट चाहिए और वो कैसे लिखी जाती है, कल पढ़ाया है और कल बताया है कि किस तरह से उसको लिखते हैं।
करिए। अब करोगे कैसे? जिस रिएक्शन की एनर्जी चाहिए वो रिएक्शन लिखो। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। अब 1 मोल फॉर्म कराओगे, हो रहा है। अब एलिमेंटल फॉर्म, सल्फर किस फॉर्म में मिलता है? सॉलिड फॉर्म में, तो ये S हो गया। ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है? गैस फॉर्म में। इसकी एनर्जी चाहिए अपने को, ऊपर की 2 दिए। फिर वही काम, SO2 किधर है? राइट में, और वहां कहां है? लेफ्ट में। तो हमें पलटी मारनी पड़ेगी, क्योंकि हमें SO2 कहां लाना है? राइट में लाना है। तो मैंने इसको पलट दिया। तो जब मैंने इस इक्वेशन को पलटा तो ये इक्वेशन ऐसी आ गई। और आपको पता ही है एनर्जी का साइन भी पलट जाएगा, है कि नहीं? एनर्जी का साइन कैसा आ गया? माइनस आ गया। अच्छा, अब ये वाली सेटिंग तो बैठ गई, ठीक। सल्फर कहां है? राइट में। राइट में है, तो बस अब जोड़ दो। इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। 1 + 2 कर दिया। अब 1 + 2 किया तो देख लेते हैं कुछ कट रहा हो तो। लेफ्ट में S, राइट में S है नहीं, ना इसमें है ना इसमें है, तो S लिखा जाएगा। प्लस 3/2 ऑक्सीजन, और राइट में आधा ऑक्सीजन। 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 से आधा जाएगा, 1 बचा, तो डायरेक्ट 1 लिख दे रहा हूं। अब जरा देखो, लेफ्ट में ये बचा था, ये बचा है, ये बचा है, तो ये ऐसे ही आ गया, क्योंकि सल्फर किसी से कट नहीं सकता, किसी के पास है नहीं। ये आधा 1.5 था, ये आधा था, तो 1 बच गया। SO3 लेफ्ट में, SO3 राइट में, कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट में क्या बचा? सिर्फ ये और एक ये। अब राइट में आओ, ये कट गया है, ये बचा और ये घट गया है, तो बस SO2 बचा। अब देखो रिएक्शन मिल गई, सिमिलर रिएक्शन मिल गई। अब सिमिलर रिएक्शन मिल गई है तो जो एनर्जी होगी वही क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब आपने किसको जोड़ा है? 1 और 2 को, तो 2x - y, ये आंसर आ रहा है, 2x - y। बस हो गया क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में एक ही काम कर रहे हैं, कोई नया हो तो बताना। आप 2-3 इक्वेशन दिए, उनको इधर उधर करके तीसरी इक्वेशन लानी है। अब टप टप कहां कहां होगा बताता हूं। अब जैसे बहुत सारे बच्चों को तो हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन लिखना ही नहीं आएगा, तो जब तुम्हारी रिएक्शन ही नहीं लिखी जाएगी तो निकालोगे कैसे? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे लिखी जाती है ये पता होना चाहिए। टफ ये है, ये वाला पार्ट तो तब भी बच्चा कर लेगा क्योंकि सारी इक्वेशन पता है तो। मगर आप वो रिएक्शन तो लिखो जिसको पूछ रहा है, वो तो खुद लिखनी पड़ेगी। देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन हमको खुद लिखनी पड़ रही है, तो ये लिखना आपको पिछली क्लास में सिखाया है, और इसीलिए कहा था डेफिनेशन पर फोकस रखना, बाकी कोई फार्मूला नहीं है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, डेफिनेशन ही फार्मूला है, और बाकी वो बचपन वाली मैथ्स लगानी है। कोई नया काम करूं तो बताओ कि नहीं यार सर आप कहते कुछ हो करते कुछ हो। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया है। अब जो मैंने कल क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन है, मैंने 2 ऑप्शन दिए थे, भाई ने 4 ऑप्शन दिए। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, 4 रिएक्शन दिए। अब वो पूछ रहा है इसमें से हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कौन सी है? वो पूछ रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड इज, तो फॉर्मेशन किससे होना चाहिए? एलिमेंटल फॉर्म से। तो यार ये तो है नहीं, हाइड्रोजन नेचर में H फॉर्म में थोड़ी एग्जिस्ट करता है, H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये भी नहीं है, क्यों? हाइड्रोजन नेचर में हाइड्रोजन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाँ ये सही है। ऑक्सीजन जो है नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? CO2 फॉर्म में थोड़ी करता है, O2 फॉर्म में करता है। हाइड्रोजन नेचर में
ये C2H5 फॉर्म में थोड़ी एग्जिस्ट करता है, वैसे ये कुछ और लिखा होगा, C2H6 का और लिखा हो, तो C2H6 फॉर्म में थोड़ी एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रोजन तो नेचर में H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये भी नहीं है। अब हाइड्रोजन नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और 1 मोल का फॉर्मेशन भी है। तो ये परफेक्ट हीट ऑफ रिएक्शन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है। 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, और किससे हो रहा है, उसके नेचुरल फॉर्म एलिमेंटल फॉर्म से। तो ये रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो ये रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन है, तो इसकी एनर्जी हीट ऑफ फॉर्मेशन की एनर्जी हो गई। इसकी एनर्जी क्या है, x2, तो x2 आंसर हो गया, बस आ गया आंसर। और ऐसा क्वेश्चन कल कराया था मैंने, ये 2 पूछे थे, इन दोनों में पूछा था। वो तो साइन का इधर उधर होगा, साइन का इधर उधर होगा मतलब छापने में ऊपर नीचे हुआ होगा, है ना। एक्चुअल में वो टाइप करते हैं ना, अब जैसे यहाँ 5 है, अब 5 यहाँ तो बैलेंस ही नहीं हो रही है, तो वैसे ही ये सही लिखा होगा, वो गड़बड़ होगा। तो अब ये क्वेश्चन मैंने कल कर नहीं, ठीक है, अब बाकी पढ़ाता जाऊंगा, कराता जाऊंगा। ये सारे PYQ इसके उठा लाया हूँ, वो थर्मोकेमिस्ट्री के सारे करा दूंगा, पढ़ाता जाऊंगा, कराता जाऊंगा। कहाँ हो, जो क्वेश्चन किया है ये, एक्चुअल में यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक दी है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग वहां प्लस है तो यहाँ माइनस वाला टिक कर देंगे। भाई सिंपल सी बात है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन है, तो वैल्यू क्या होगी, x2। अब 2 रास्ते हैं, या तो मैं इसको प्लस कर दूं या उसको माइनस कर दूं, है ना। तो इसलिए मैंने उसको माइनस कर दिया, आप चाहो तो इसको प्लस कर दो, वो टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी। अब जरा देखो बच्चों, हीट ऑफ फॉर्मेशन तो पूरा खत्म कर दिया। अब जैसे अब सारी रिएक्शन ऐसे ही चलेंगी, डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। पहले वाले में टाइम इसीलिए लगा क्योंकि सारी चीजें नहीं, आपके लिए तो नहीं है ना। अब सारे में यही करना है, क्यों, क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन, सारी की सारी रिएक्शन हीट ऑफ रिएक्शन ही है, बस उनको मैंने स्पेसिफिकेशन किया है। कल ये सारी बातें पढ़ाई थी, तो जो बच्चे कल नहीं आए थे वो तो अभी तक हवा हो रहा होगा, अब थोड़ा बहुत समझ में आएगा उनको। तो देखो, या तो वो लेक्चर को, रिकॉर्डेड लेक्चर देख के आए हो। अब मैं अगली हेडिंग चालू कर रहा हूं, हीट ऑफ कंबशन। दिखावे पे मत जाइएगा, मैं बहुत सारा लिखूंगा, बहुत सारा पढ़ाऊंगा, जबकि छोटी सी बात होगी, ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता अपने को, गौर समझो। और एक क्वेश्चन आएगा, और मोस्टली क्वेश्चन इक्वेशन वाला आता है, जैसे अभी 2 किए उस तरह का क्वेश्चन। अब गौर समझिएगा, हीट ऑफ कंबशन क्या होता है। मैंने कहा जितनी भी डिफिनीशन होंगी सब किसके लिए होंगी, 1 मोल के लिए होंगी। तो बस 1 मोल को जला दो, 1 मोल को जलाने में जितनी हीट रिलीज होगी उसी को हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। क्या करना है, 1 मोल जला, कंबशन का मतलब क्या, जलाना। तो 1 मोल को जलाने में जो भी हीट रिलीज होगी उसी को हीट ऑफ कंबशन कहेंगे। तो 1 मोल के कंबशन में जो हीट रिलीज हो रही है वो हीट ऑफ कंबशन है, हो गई खत्म। इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, हमेशा 1 मोल को करना है, ठीक है। तो 1 मोल को कंबशन करने में जो हीट रिलीज हुई वो हीट ऑफ कंबशन है। डिफिनीशन समझ में आ गई क्या, 1 मोल को जलाने में जो हीट निकलती है वो हीट ऑफ कंबशन है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, क्लियर है सबको, दिक्कत तो नहीं है कि 1 मोल को जलाने में जो हीट निकलेगी उसे हीट ऑफ कंबशन कहेंगे, है ना। अब जरा इसको थोड़ा सा मेकअप करके लिख दो, साइंस है तो थोड़ा सा डेकोरेट ना करो तो गुस्सा करने लगते हैं, सीधा सीधा लिख दूंगा तो बुरा मान जाएंगे, है ना। तो अब देखो हम लोग इसको थोड़ा सा लपेटते हैं। तो देखो, टोटल अमाउंट ऑफ हीट, माहौल बनना है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। अब देखो मैंने रिलीज लिख दिया, इसका मतलब ये प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक रहेगा, है ना। टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन कंबशन ऑफ
इन कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। बस 1 मोल के कंबशन में जो हीट रिलीज हुई वो क्या है? हीट ऑफ कंबशन है। इतनी सी बात है। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। अच्छा, पहली बात, हीट ऑफ कंबशन कैसी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक होगी। पहला पॉइंट है ना, इसका मतलब डेल्टा एच का साइन निगेटिव आएगा। अब दूसरा पॉइंट समझो, कंबशन का मतलब क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है जलाना, मतलब बर्निंग, या कंबशन का मतलब होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन को भी कंबशन ही कहते हैं। अब जब किसी का कंबशन करा रहे हो तो इसका रियल मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अपने आप थोड़ी कंबशन होता है, नहीं तो अब तक तो हम जल चुके होते, है कि नहीं? तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज नोन एज कंबशन। यदि ऑक्सीजन नहीं होती है तो कंबशन नहीं होता है। इसी वजह से एक तीली जल रही हो, आप उसमें उल्टा गिलास रख दो तो वो बुझ जाती है ना? कहते नहीं यार, थोड़ी सी वो चाहिए। क्यों? ऑक्सीजन खत्म हो गई तो जलना बंद हो जाएगा। हाँ, वाह यार, क्या बात, सही कह। भाई मैं भी कह, जगह आराम से कट से। अच्छा, बर्निंग की बात चल रही है तो देखो, तो जलना का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो कंबशन का मतलब क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जैसा इस बच्चे ने कहा तो इसी बच्चे को हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि कंबशन का मतलब है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हाँ, अच्छा, तो कंबशन का मतलब समझ गए? मतलब जैसे किसी ने कहा इसका कंबशन हो रहा है, इसका मतलब हम उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा देंगे। जैसे ही इसने कहा कि इसका कंबशन हो रहा है तो इसका मतलब हम उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा देंगे। अब जब जलेगा तो बनेगा क्या, है ना? तो जरा देखो, कार्बन जब जलता है, नहीं ये दिल जले वाला काम नहीं है, यहाँ कंपाउंड जल रहा है। देखिए, कार्बन जब जलेगा तो हमेशा CO2 बनेगा। कार्बन जलने पे CO2 बनाता है। हाइड्रोजन जब जलेगा तो हमेशा वाटर लिक्विड बनाएगा। ध्यान रखना, गैस नहीं, लिक्विड। क्योंकि सारे आपके जो काम होंगे लैब में वो सब रूम टेम्परेचर पे चल रहे होंगे। रूम टेम्परेचर तो वाटर लिक्विड फॉर्म में दिखेगा हमें। यदि टेम्परेचर कहीं मेंशन है कि नहीं 100 से ऊपर है तो आप उसको वेपर लोगे, गैस लोगे, नहीं तो लिक्विड। अच्छा, सल्फर यदि कहीं जलेगा तो SO2 गैस बनाएगा। और ऑक्सीजन जो है नो प्रोडक्ट, ये जलता नहीं है, जलाता है। बहुत खतरनाक चीज है। खुद नहीं जलता है, दूसरों के जलाने के काम में आता है ना? तो जरा ध्यान रखिएगा, यही सबसे खतरनाक होता है। यही तुमको कहते हैं अरे पढ़ के क्या करोगे, और अपना पता चला कुछ दिन बाद तुम्हें पता चला अरे इसका तो सिलेक्शन हो गया है और तुमसे कह रहा पढ़ के क्या करोगे यार। ठीक है, तो ऐसे जो बच्चे हैं बहुत खतरनाक होते हैं। अपना तो धीरे से सेलेक्ट हो जाते हैं और दूसरे को बर्बाद करते हुए। तो ध्यान रखिएगा, मेन काम यही है। प्रभु इधर भी देख लो, मोबाइल में क्या देख रहे हो यार? ऐसी कौन सी चीज है जो मोबाइल में अभी देख रहे हो 2 घंटे बाद नहीं दिखेगी? बताओ। ऐसा तो होता नहीं होगा कि मैसेज आता होगा फिर डिलीट कर दिया जाता होगा। तो पढ़ने को मिलता है ना। अरे घर वालों के मैसेज की बात कर रहा हूं, तुम लोग यार कोई ऐसी चीज आती है क्या? रहती है ना मोबाइल में, मगर 2 घंटे बाद हम नहीं मिलते, है ना? तो इसका मतलब टाइमिंग को समझो। मैंने क्या कहा, दुनिया में सब कुछ आपको ही करना है, आपको बस टाइमिंग पता होनी चाहिए कब क्या करना है। 2 घंटे बाद मैं नहीं मिलूंगा, मगर मोबाइल में जो चीज है वो सब मिलेगी तुम्हें, और 2-4 एक्स्ट्रा मिल सकती है, मगर 2 घंटे बाद मैं नहीं मिलूंगा आपको। तो आप जरा समझो, देखो, तो जलने पे क्या होगा? कार्बन के रिस्पेक्ट में हमेशा CO2, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमेशा हाइड्रोजन लिक्विड, मतलब वाटर लिक्विड, सल्फर SO2, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कोई प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि उसका काम है जलना, है ना, कि दूसरों को जलाना।
खुद नहीं जलती है, तो इस वजह से इसके रिस्पेक्ट में कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा। अब ये तो हम समझ गए। अब कंबशन रिएक्शन लिखना सिखाते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही कहेगा जैसे उसने कहा ना हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ, उसी तरह कहेगा हीट ऑफ कंबशन बताओ। अब वो रिएक्शन अपने को खुद लिखनी पड़ेगी और बहुत सिंपल होती है। जैसे देखो मेथेन की कंबशन लिखनी है, तो किसी ने कहा मेथेन को बर्न किया, इसका मतलब मेथेन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, है ना। कंबशन का मतलब क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो। अब किसको किसको जला रहे हो, कार्बन को जला रहे हो, तो कार्बन के रिस्पेक्ट में CO2, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अब बैलेंस मार दो, कार्बन एक, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 और 2 4। ये कंबशन लिख गया किसका, मीथेन का। कितने मोल का, 1 मोल। 1 मोल देखो यहां बना है, मीथेन के आगे कितना है, 1 मोल। अच्छा किसी ने कहा नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, जरा इसका कंबशन बताओ, तो मैंने कहा ठीक है, कंबशन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, इथाइल अल्कोहल का कंबशन कर रहे हैं, कार्बन के रिस्पेक्ट में CO2, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं, है ना। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कोई प्रोडक्ट बनाओगे नहीं, तो तीन ही एलिमेंट तो थे, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, तीन ही एलिमेंट थे, उसमें से एक के रिस्पेक्ट में कोई प्रोडक्ट आना नहीं है, तो ये और ये सेम ही बात तो लिखी है, सिर्फ आंखों का धोखा है कि नहीं। इसीलिए केमिस्ट्री में मन की आंखें बहुत यूज करनी पड़ती हैं। ये जो नॉर्मल आंखें हैं ये फिजिक्स देख पाती हैं, पत्थर है ना, हाँ फोर्स लगाना है, धक्का मारो, ये सब ये वाली आंखों से चलता है। केमिस्ट्री मन की आंखों से चलती है, इसके लिए आपको अंदर जो है ध्यान देना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, तब समझ में आता अच्छा मॉलिक्यूल है, देखो कहाँ है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुम इस आंखों से देख रहे हो ना, और इस आंखों से परे है केमिस्ट्री, वो तो मन की आंखों से चलती है। हाँ नहीं, दिल से तो तुम कुछ देख ही नहीं पाओगे, इतना वहां कालिक पड़ी हुई है। देखिए दो बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो कंबशन लिख लोगे, कितने मोल का लिखोगे, हमेशा 1 मोल का लिखोगे। कंबशन का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब देखो मैंने 10 मिनट हो गए होंगे, मगर एक ही लाइन पढ़ाई है। साइंस में ज्यादा कुछ होता ही नहीं है, वो हिस्ट्री में खूब होता है। क्यों, हिस्ट्री में कहा कि भाई 2 लोग लड़े, तो अब उनके नाम किसी लॉजिक से थोड़ी याद आएंगे, अब दोनों के नाम याद रखो, फिर डेट याद रखो, फिर सन याद रखो, फिर उनके कपड़े याद रखो, है ना, फिर और कितने लोग थे, कहां लड़े, कौन मरा, कौन जिंदा हुआ, कौन जीता, अरे वो बहुत टफ है। हाँ इसमें बहुत फर्जी है। 1 मिनट भाई उसका डाउट सुन ले। हाँ ये वाला 4 3 7, अब ये देखो 7/2 × 2, तो 2 2 कट जाएगा। अच्छा हाँ एक ऑक्सीजन, ये देखो सही बताया तुमने यार, -5 हो गए मेरे आज। आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ ना, तो 4 नंबर आ सकते थे, वो नहीं मिले, ऊपर से एक माइनस अलग से लपेट लिया, तो -5। जब भी कोई क्वेश्चन तुम ऐसा गलत करते हो जिसको सिली मिस्टेक बोलते हो, तो इसका हम -5 लेके आते हो। 4 मिल सकते थे, वो नहीं मिले, ऊपर से एक माइनस और लपेट लिया। और वैसे तो मैं 5.5 कहता हूं, क्योंकि उसका टाइम भी तो किलुआ है, तो वो 5.5 नंबर होते, तो जब भी तुम गड़बड़ करते हो तो 5.5 नंबर का नुकसान करते हो। हाँ राउंड फिगर में 6 नंबर। तो जरा देखो, तो आप बात समझ गए, तो इतनी देर में मैंने देख रहा कितनी बात बताई। 1 मोल के कंबशन में जो हीट निकलती वो हीट ऑफ कंबशन है, बस इतना ही तो बताया। कार्बन के रिस्पेक्ट में CO2, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वाटर, ऑक्सीजन कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाता है ना, और कंबशन का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, बस इतनी थ्योरी है। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन हमारे लॉजिकल होंगे, कितनी थ्योरी से निकल जाएंगे, मगर उसमें नहीं निकलेगा। किसी ने कहा प्लास्टिक का युद्ध इनके इनके बीच में हुआ था, ठीक है, टाइम बताओ, अब लॉजिक लगाओ, टाइम थोड़ी पता चल जाएगा, साल पता चल रहा है, महीना तक नहीं पता चल रहा है, साल पता चल रहा है बस। फिर कहेगा कि वो प्लास्टिक कहां पाया जाता था, किस स्टेट में, आज मान लो यूपी में, कल पता चला पंजाब में पहुंच जाएगा, फिर परेशान। अब ये कल हो या आज यही रहेगा, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा। तो वो टफ है सब्जेक्ट, ये तो इजी सब्जेक्ट है साइंस। और सुनना इतनी ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब बात आती है कि यार ये बात ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन में आए थे। क्या? यदि हम, गौर सुनो, जैसे बिल्कुल डिट्टो सेम कि भाई 4 ग्राम मेथेन को बर्न करने में 100 जूल एनर्जी निकलती है, तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ मेथेन बताओ। तो तुम्हें पता है 4 ग्राम की एनर्जी आ गई, मगर हीट ऑफ कंबशन क्या होती है? 1 मोल की। 1 मोल में कितना मास होता है? मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो 4 ग्राम की तुमने कहा 100, तो भाई 16 ग्राम बर्न करनेंगे तो 400, बस हो गया। डिट्टो वही कॉन्सेप्ट यहां भी चल रहा है। वो देखने में टफ लगेगा, क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी डिफिनीशन क्लियर है, समझ लेना वो क्वेश्चन देखने में उतना ही रद्दी होगा तुम्हारे लिए। नहीं तो वो लिख के जब तैयार करेगा तो डरावना होगा। माहौल पूरा बना के देता है, साइंस का एक ही काम होता है, तगड़ा माहौल बना दो जैसे लोग पकड़ ना पाए, डरे। नहीं तो टफ हिस्ट्री है, टफ ज्योग्राफी है, साइंस टफ नहीं है, मगर माहौल इसका इतना टाइट होता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि वो कह जा रहा है, क्योंकि उसने माहौल बहुत टाइट बना रखा है। तो माहौल पे मत जाइएगा, ठीक है? तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे कि भाई मान लो क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा। अब देखो मैंने आपसे कहा, गौर से देखिए, 4 ग्राम मेथेन बर्न विद, ठीक है, बर्न विद ऑक्सीजन एंड रिलीज -100 किलो जूल हीट। कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन ऑफ मेथेन। अब ये देखो क्वेश्चन है। अब यार ये क्वेश्चन वैसे टफ है, मगर आपको डिफिनीशन बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आप जो है ना देखते ही आंसर बता दोगे, आपको जरा सा भी टफ नहीं लगेगा। अब हीट ऑफ कंबशन हमेशा कितनी होती है? 1 मोल की होती है। हीट ऑफ कंबशन हमेशा कितनी है? 1 मोल की। देखो डिफिनीशन ही लगाएंगे, डिफिनीशन ही कॉन्सेप्ट है, डिफिनीशन ही फार्मूला है, डिफिनीशन ही सब कुछ है। तो देखो कितने मोल, मोल बना लेते हैं 1/4 मोल। तो 1/4 मोल के कंबशन में कितनी हीट निकल रही है? 100 किलो जूल। तो 1 मोल में कितनी निकलेगी? 1। क्यों? क्योंकि कंबशन एनर्जी हमेशा 1 मोल की होती है। तो 1 मोल में कितनी निकलेगी? तो भाई 4 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई मार दिया, तो -4, तो +4 आंसर लिखेगी, -4 मतलब 400, तो 400, माइनस प्लस भी घुमाएगा तो कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, तो माइनस आंसर आना चाहिए, प्लस वाला ऐसे ही काट दो। अब इसी क्वेश्चन, हाँ हाँ एक्सोथर्मिक, इसीलिए मैंने लिखा दिया था। हाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, जहां मैं एक्सचेंज लिखा हूं इसका मतलब वो दोनों हो सकती है। जहां कंबशन होगा या एंडोथर्मिक होगा तो मैं ब्रैकेट में लिखा दूंगा प्रॉपर, जैसे दिमाग में सेट रहा है बच्चे के, उसको कंफ्यूजन ना है। अब जरा देखो इसी क्वेश्चन को पलट दो, एनर्जी देके, अरे नहीं ऐसा नहीं चला, ऑक्सीजन बेचारा रोएगा नहीं कि उसका कोई काम ही नहीं है ना? एनर्जी देने से कोई नहीं जलता है जब तक ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन को वरदान प्राप्त है, हमारे बगैर कोई जलेगा नहीं। तभी देखो तुम्हारे दिल से जो है ना आग नहीं निकलती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं चाहता कि वो जले। तुम जलते रहते हो मगर दिल से कहीं आग निकलती है? नहीं निकलती है। तो देखिए अब पढ़ाने पे वापस आते हैं, ठीक है? अब फर्जी टाइप के लॉजिक छोड़ के सही इधर ध्यान दो। अच्छा अब वापस पढ़ाने पे आते हैं, जल्दी जल्दी ध्यान दो। तो इसी क्वेश्चन को पलटी मार देते हैं, देखना क्वेश्चन देखो कैसे भी बनाया जा सकता है क्योंकि साइंस है। अब मैंने इस क्वेश्चन को पलट दिया, पलट कैसे दिया देखना। मैंने कहा 120 ग्राम 120 ग्राम मेथेन को बर्न करने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी? हीट ऑफ कंबशन ऑफ मेथेन दी है -100 किलो जूल पर मोल। 120 की जगह 160 कर देता हूं जैसे डाटा इजी हो। अब देखो इसी क्वेश्चन को पलट दिया, पहले क्या दिया उसने? हीट ऑफ कंबशन पूछी और किसी पर्टिकुलर मास को बर्न करके एनर्जी दे दी। अब उल्टा हो गया, हीट ऑफ कंबशन दे दिया
और किसी पर्टिकुलर मास पे एनर्जी पूछ ली। कैसे? ऐसे उसने कहा कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ मेथेन -400 किलो जूल पर मोल है। कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन कंबशन ऑफ 160 ग्राम ऑफ मेथेन। तो अब आप देख लो, एक मोल में कितनी जा रही है? -100। और आप कितने मोल मेथेन को बर्न कर रहे हो? 10। तो एक मोल में 100, 10 में 1000, बात खत्म हो गई। डिफिनीशन जितनी ज्यादा तगड़ी होगी दिमाग में सेट, क्वेश्चन उतना ज्यादा रद्दी दिखेगा। ये कोई क्वेश्चन रद्दी नहीं है जो पूछे जा रहे हैं। हमको क्यों रद्दी दिख रहे हैं? क्योंकि मेरे दिमाग में डिफिनीशन फीड है एकदम प्रॉपर, वैसे ही तुम्हें फीड करनी है। और डिफिनीशन में ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा फीड करना, बस आपको इतना करना है, एक मोल के कंबशन में जो हीट निकलती है वो हीट ऑफ कंबशन है। हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इतनी देर से यही लाइन चल रही है, इसी लाइन के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब जरा देखो, फिर आपने कहा सर जरा इसको बताओ। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू, ये क्या होता है इसको समझाते हैं, गौर सुनिएगा। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, क्या मेजर करता है, जरा समझना। एक मोल के कंबशन को क्या कहते हैं? हीट ऑफ कंबशन। एक मोल की जगह 1 ग्राम कर दो। 1 ग्राम फ्यूल, फ्यूल मतलब वही मालिक्यूल, क्योंकि फ्यूल तो कोई मिक्सचर भी हो सकता है, जैसे आपका पेट्रोल मिक्सचर है, डीजल मिक्सचर है, एलपीजी गैस मिक्सचर है ना। तो मिक्सचर हो या मालिक्यूल हो, अपने क्या लेने देना, अपने को एक मोल से मतलब था बस। इधर ध्यान दो, 1 ग्राम मालिक्यूल को बर्न करने में जो हीट निकलती है उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। एक मोल को बर्न करने में जो निकली हीट ऑफ कंबशन, 1 ग्राम को बर्न करने में जो निकली कैलोरीफिक वैल्यू। बस हो गई डिफिनीशन। तो 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने में जो हीट निकलती है उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, और 1 मोल फ्यूल को बर्न करने में जो हीट निकलती है उसे हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। तो यार बच्चों ने कहा, मैंने छाप दिया, क्या? टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। अच्छा, अब गौर से समझो, डिफिनीशन आ गई। अब देखना आप कितने टैलेंटेड हो। यदि 1 मोल का कंबशन हो रहा है तो 1 मोल को मैं मास में क्या लिखूंगा? मालिकुलर वेट इन ग्राम। इसमें तो कोई बुरा मानेगा नहीं, पहले चैप्टर में चिपका चुका हूं। 1 मोल का मतलब मास कितना? मालिकुलर मास। 1 मोल का वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर एट एसटीपी। 1 मोल में कितने नंबर? अवोगाड्रो नंबर। तो इतना लिखो या इतना लिखो, तो इतने ग्राम के कंबशन की हीट क्या है? हीट ऑफ कंबशन। 1 मोल के कंबशन में जो हीट रिलीज होती है उसे हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। तो 1 ग्राम में कितनी आएगी? हीट ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय, आएगी कि नहीं आएगी? अब इसको क्या बोलोगे? कैलोरीफिक वैल्यू बोलोगे। 1 ग्राम के कंबशन में जो हीट रिलीज होती है वो कैलोरीफिक वैल्यू। इसका मतलब यार कैलोरीफिक वैल्यू का एक फार्मूला आ गया, हीट ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकाल रहे हो, है कि नहीं? अब कैलोरीफिक वैल्यू डिफाइन क्यों किया गया, जबरदस्ती क्यों एक रहता फैलाया गया? तो जरा गौर समझो, ये करता क्या है? जो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू है ये क्या करता है, इसको अलग से डिफाइन करने की जरूरत क्यों है? तो गौर सुनिएगा, ये करता क्या है। इट इज मेजर इफिशियंसी ऑफ फ्यूल। कौन सा फ्यूल कितना बेटर है, मतलब कौन सा फ्यूल बेटर है, इसको मेजर करता है। और कैसे मेजर करता है? जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उतना बेटर फ्यूल।
उतनी ज्यादा इफिशियंसी, उतना बेटर फ्यूल। जैसे कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा देगा, इसमें से बेटर फ्यूल कौन सा है, तो इसका मतलब कैलोरीफिक वैल्यू जिसकी ज्यादा है। इसमें से कौन सा फ्यूल ज्यादा इफिशियंट है, तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। तो हम कैलोरीफिक वैल्यू को बढ़ाने के लिए ही ये कर रहे होते हैं कि मिक्सचर ले रहे होते हैं। तो जरा देखो, जब भी वो कहता है इनमें से फ्यूल कौन सा बेटर है, तो बस कैलोरीफिक वैल्यू निकाल दो, जो वैल्यू आएगी उससे हमें पता चल जाएगा कौन सा फ्यूल बेटर है। तो बच्चों ने कहा नहीं सर ऐसा थोड़ी चलता है, आप क्वेश्चन तो दोगे ही, बिना क्वेश्चन कैसे चलेगा, आप कह रहे हो ये साइंस है, हिस्ट्री नहीं है, तो क्वेश्चन दो। तो अब जरा देखो, मैंने पहला क्वेश्चन, एक ही चीज के मैं क्वेश्चन बना देता हूं। देखिए मैंने आपको दिया हीट ऑफ कंबशन ऑफ मेथेन एंड एथेन इज, एक वैल्यू दी, ठीक है, 160 किलो जूल पर मोल एंड माइनस 12 दूनी 24 6 30, एक मिनट, 30 और 1.5, 200 किलो जूल पर मोल। अब पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, कैलकुलेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन, पहला क्वेश्चन मेरा ये है। तो अब कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकलेगी, हीट ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। क्यों, 1 ग्राम के कंबशन की हीट को कैलोरीफिक वैल्यू कहते हो। 1 मोल की दी है, 1 ग्राम की पूछी है, चाहो तो यूनिटरी मेथड से निकाल लो, नहीं तो फार्मूला तो बना ही दिया है। तो आपने क्या किया, 160 मॉलिक्यूलर मास 16, तो ये आ गई पर ग्राम, क्योंकि अब 1 ग्राम की निकल आई। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में इसने दूसरा क्वेश्चन इसी जगह पे, इसी डाटा पे दूसरा बनाया, विच इज बेटर फ्यूल। इनमें से बेटर फ्यूल कौन है, ए मेथेन, बी एथेन। तो अब देखो मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, करना वही है, अभी भी हमें कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया है। तो एक की कैलोरीफिक तो ऊपर निकाल ही आए हैं, दूसरे की निकाल लेते हैं। तो दूसरे की आई वैल्यू किधर है, 200, और ये कितना होता है 30, तो ये कट गया, तो 6.67 किलो जूल पर ग्राम। तो ज्यादा किसकी है, मेथेन की। तो मेथेन हमारा बेटर फ्यूल है, मतलब 1 ग्राम मेथेन को जलाओगे तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, और 1 ग्राम एथेन को जलाओगे तो कम एनर्जी निकलेगी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी वो उतना ही ज्यादा बेटर फ्यूल है ना, क्लियर है। तो कैलोरीफिक वैल्यू ये होती है। तो बच्चों ने कहा ठीक है सर, 1 मोल के कंबशन में जो निकली हीट ऑफ कंबशन, 1 ग्राम के कंबशन में जो निकली कैलोरीफिक वैल्यू, है कि नहीं, इतनी बात की है। बच्चों ने कहा सर ठीक है, आप कह रहे हो मान लेते हैं, थोड़ा और बताओ कुछ। मैंने कहा कुछ और बता देते हैं, ऐसी क्या बात है, बहुत कुछ है मेरे पास तो बताने के लिए। अब देखो, हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ हीट ऑफ कंबशन, आपने हीट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखा था, अब कंबशन के टर्म में कैसे लिखोगे। तो देखो, हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान रखना ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट थी, तो कंफ्यूजन ना आ जाए किसी बच्चे को। इसी जगह पे मैं दूसरा भी लिख देता हूं, जैसे कंफ्यूजन ना आए, नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूजन आ सकता है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में क्या होती है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। दो के केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, एक कंबशन के केस में, एक बॉन्ड इंथैल्पी के केस में।
बाकी सारे केस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, और वो सिर्फ साइन लाने के लिए होता है, और कोई बात नहीं है। तो गौर समझना, हीट ऑफ कंबशन के टर्म में हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ कंबशन के टर्म में लिखना है, तो क्या लिखोगे, हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। डिट्टो उसी तरह से लिखोगे जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन था। और यदि फॉर्मेशन के टर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और दूसरा कॉन्सेप्ट वही इक्वेशन वाला, उसमें कोई चीज नहीं है, वो बिल्कुल उसी तरह से चलेगा। रिएक्शन दी है मतलब इक्वेशन दी है, और तीसरी इक्वेशन की वैल्यू पूछ रहे हो, तो वही कट्टम काट खेलना होगा। बच्चों ने कहा नहीं सर, थोड़ा सा आप बताएं कि कैसे कट्टम काट खेला जाएगा। तो मैंने कहा चलते हैं, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ लिखने का टाइम देते हैं, जैसे क्लास ओवर हो जाएगी खुद देंगे। दूरबीन से देखें, हाँ अब देखो, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इधर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को करिए, आवाज नहीं करो नहीं तो भूल जाऊंगा। देखो, अब भाई ने एक क्वेश्चन दिया, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेथेन प्लस O2 मिथाइल अल्कोहल इज निगेटिव, इसकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निगेटिव है। अरे भाई आवाज नहीं करो यार, है वो ये कह रहा है, अब वो कह रहा है हीट ऑफ कंबशन ऑफ मेथेन और मिथाइल अल्कोहल आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, देन विच रिलेशन इज करेक्ट। अब वो कह रहा है इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो पहली बात, क्वेश्चन में एक गलती कहो या फिर बच्चों को अपनी तरफ से समझना पड़ेगा कि कंबशन एनर्जी एक्सोथर्मिक होती है, माइनस साइन के साथ चलेगी। भाई ने माइनस नहीं लगा रखा है, आपको खुद लगाने पड़ेंगे। तो हमने किसी भी रिएक्शन की हीट को निकालने का फार्मूला क्या बताया है, इन टर्म ऑफ हीट ऑफ कंबशन। आपको इसकी कंबशन एनर्जी दी है, इसकी कंबशन एनर्जी दी है, और इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है जानते हो, ये जलता ही नहीं है ना। तो हमने लिखा हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, ओ सॉरी रिएक्टेंट, हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट कौन है, मेथेन, मेथेन की वैल्यू मैंने रखी -x और प्रोडक्ट की वैल्यू रखी -y। अच्छा एक एक मोल है तो मोल का मल्टीप्लाई किया है, मगर 1 1 है तो इसलिए किया नहीं। तो ये कितना आ गया। अब वो कह रहा है कि इसका साइन माइनस आएगा, ये देखो वो कह रहा है इस रिएक्शन का साइन निगेटिव है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज निगेटिव। कौन सा साइन बाहर आता है, जो बड़ा होता है। तो इसका मतलब x का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब x बड़ा होगा तभी तो उसका साइन आ रहा है कि नहीं। उसने कहा है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू निगेटिव है, तो बताओ x बड़ा है कि y बड़ा है। तो मैंने कहा यार हमारी इक्वेशन ये बनी, अब इसमें से साइन किसका बाहर आएगा, जो बड़ा होता है। तो यदि माइनस साइन बाहर आ रहा है इसका मतलब x बड़ा है, तो x बड़ा है ये छाप दो। हाँ वो तो सब में लगेगा भाई। हीट ऑफ कंबशन क्या है, एक्सोथर्मिक, तो उसकी एनर्जी जो भी होगी माइनस में होगी ना। तो ये भी हीट ऑफ कंबशन है, ये भी हीट ऑफ कंबशन है, तो माइनस ले लिया। बच्चों ने कहा नहीं सर ऐसा थोड़ी चलता है, एक क्वेश्चन हम और करेंगे, नहीं तो हम मानेंगे नहीं। तो मैंने कहा चलो ले चलते हैं। ये लो, अब एक क्वेश्चन और, हीट ऑफ कंबशन मतलब इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन साइक्लोहेक्सीन साइक्लोहेक्सेन दिस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो आपको हीट ऑफ कंबशन दी है, अब हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। हीट ऑफ रिएक्शन का कोई ना कोई तो नाम होगा ही,
मैंने कहा था हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, जर्नल फॉर्म। अब उसका स्पेसिफिकेशन है कि उस रिएक्शन को उसने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का है, तो हम लिख देते हैं। तो साइक्लोहेक्सीन, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, तो ये हो गई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इस रिएक्शन की एनर्जी भाई पूछ रहा है, और हमें सबकी कंबशन दे रखी है, तो क्या लगाओगे, कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो मैंने लिखा हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। सही है? कोई डाउट पूछो, सही चल रहा है? बताओ कोई डाउट आउट हो तो। अब रिएक्टेंट कौन है, साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन कौन है भाई, पहला वाला नहीं, दूसरा नंबर, ये साइक्लोहेक्सीन की आ गई। और मोल कितने हैं, एक मोल की एनर्जी दी है, और यहां देखो 1 मोल है, तो 1 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन कितना है, 241। ये लिख गया रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ये है साइक्लोहेक्सेन, और इसकी वैल्यू कितनी दी है ये। अब कट्टम काट खेलो, तो ये 120 माइनस का आया, प्लस का सॉरी, 120 इसमें माइनस कर दो तो 121 माइनस का, तो माइनस का 121। तो हम क्या कर रहे हैं, हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि अभी रिएक्शन नहीं दे रहा है, और जैसे ही रिएक्शन देके रिएक्शन पूछेगा तो फिर वही कट्टम काट खेल देंगे। दो ही रास्ते हैं, और दो ही तरह के क्वेश्चन जनरेट करेगा, या तो ऐसा या फिर ऐसा, कि वो सबकी हीट ऑफ कंबशन देके किसी की हीट ऑफ कंबशन पूछ ले। अच्छा, अब आप लोगों का मन कर रहा होगा कि सर दूसरी हेडिंग डाली जाए, तो हेडिंग का नाम लिखो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हेडिंग लिखो। बाकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के क्वेश्चन है या किसी और चीज के क्वेश्चन है, कंबशन वाले निपटा दिए। चलो, क्लियर है, किसी को कोई डाउट? अब आप यदि अच्छे से ध्यान दो तो पूरा 1 घंटे की क्लास हो गई, मगर हम लोगों ने 4 लाइनें पढ़ी हैं। 1 मोल को कंबशन कराने में जो निकलती है हीट ऑफ कंबशन, 1 ग्राम को जो निकलती है वो कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ाया है, और तो कुछ पढ़ाया नहीं है, बाकी तो क्वेश्चन वोश्चन चलते ना। तो बात जो बताई समझ गए ना। अब आपने जिद की कि नहीं सर हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी पढ़ेंगे, तो मैंने कहा पढ़ लेते हैं भाई, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब जरा देखो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे फोकस करो। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जरा क्या होती है, जरा गौर समझना, ठीक है। मन की आंखों पे जाना है, फिर मैंने कहा ना केमिस्ट्री चल रही है, थोड़ा परे होती है लोगों से। अब गौर सुनना, कितनी सिंपल सी चीज है। 1 मोल HN और 1 मोल OH को न्यूट्रलाइज करने में जो हीट रिलीज होगी, देखो वर्ड बोल दिया है रिलीज, इसका मतलब ये भी एक्सोथर्मिक है ना। 1 मोल HN और 1 मोल OH आपस में रिएक्शन करेंगे, और जो हीट रिलीज होगी उसी का नाम होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सारा खेल 1 मोल के लिए था, मैंने बताया था। तो 1 मोल HN और 1 मोल OH, गौर सुनना, मैंने एसिड बेस नहीं बोले हैं। 1 मोल HN कहा है, 1 मोल एसिड नहीं कहा है। 1 मोल OH कहा है, 1 मोल बेस नहीं कहा है। तो 1 मोल HN और 1 मोल OH आपस में रिएक्शन करेंगे, जो हीट रिलीज होगी उसका नाम रख देंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इतनी सी डिफिनीशन है। कितनी सी है, 1 मोल HN और 1 मोल OH के न्यूट्रलाइजेशन में जो हीट रिलीज होगी उसको क्या कहोगे। अब आपको पता ही है, भोकाल टाइट करेगा वो अपना। अब देखो भोकाल के साथ एक डिफिनीशन कैसे लिखी जाती है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, इसका मतलब ये भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है।
in neutralization of 1 mole of HN of acid। भाई HN कहां से आएगा? एसिड से। तो 1 mole of HN of acid by 1 mole of OH ion of base। ये देखो, तो 1 मोल एसिड, 1 मोल HN, 1 मोल OHN जब रिएक्शन करेंगे तो जो हीट निकल जाएगी उसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह देंगे। अब आपने जो बोला है उसको लिख दो। तो आपने यही बात तो बोली है, यही बोला है कि नहीं बोला, देख लो। तो भाई जो बोला है वो लिख दिया। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? ये है, आपने यही तो किया है। अब निकली है एनर्जी, तो वो निकली है इतनी, -13.7 किलो कैलोरी। हाँ, अभी सारी डिटेल बताएंगे एक एक करके। अब इसको जरा किलो जूल में बताओ, 4.18 का मल्टीप्लाई करके 57.3 है ना किलो जूल। कैलोरी को जूल बनाओगे ना। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या बातें की? 1 मोल HN, 1 मोल OHN आपस में रिएक्शन करते हैं, जो हीट निकलती वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है। और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें इतनी हीट निकल गई। अब जरा देखो, बच्चों ने कहा सर एग्जाम्पल दो, तो मैंने कहा दे देते हैं। HCl NaOH मिलके क्या बने? NaCl प्लस वाटर। क्लास का टाइम मुझे बता देना, क्योंकि ये हेडिंग बड़ी है, खत्म नहीं है। कितने? 4 मिनट? तो ठीक है, 4 मिनट बाद छोड़ देंगे। अब बस देख लो 4 मिनट में खत्म कितना होता है, फिर मत कहना कि सर आप ज्यादा पढ़ा रहे हो। अब वो 4 मिनट में खत्म ही हो जाएगा इतना। अब जरा देखो, लिख दिया एसिड बेस ये। अब देखना, मैंने ऐसे लिखा, अब डरोगे तुम, मगर आपको मैंने समझा रखा है, डरना नहीं है ना, हिम्मत बना के रखनी है। वो भोकाल टाइट करेगा मगर अपने को डरना नहीं है। अब टेंशन आई कि यार HCl और NaOH रिएक्शन कर रहे हैं, तब भी उतनी ही एनर्जी निकल रही है, और HNO3 और KOH रिएक्शन कर रहे हैं, तब भी उतनी एनर्जी निकल रही है। तो ये तो बेकार की बात है, दोनों की पावर अलग अलग है। डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, तो KOH ज्यादा बेसिक है, तो फिर एनर्जी कैसे सेम निकल रही है? मालिक्यूल अलग अलग है। देखो, HCl अलग मालिक्यूल है, HNO3 अलग, NaOH अलग मालिक्यूल है, KOH अलग, तो एनर्जी कैसे सेम निकल रही है? ये तो अलग अलग रिएक्शन है ना। तो अलग अलग रिएक्शन में इतने सौ तो डिफरेंस होगा, और इतने सौ डिफरेंस होगा तो इतने सौ एनर्जी में भी डिफरेंस आना चाहिए। तुमने तो डायरेक्ट पूरा पूरा छाप रखा है सेम, है कि नहीं? तो अब जरा देखो, मैंने आपको कहा था कि केमिस्ट्री कहां से चलेगी? मन की आंखों से। तुम अभी क्या है, अपनी आंखों से देख रहे हो, तो तुम्हें लग रहा है कि ये अलग लिखा है। अब देखो, हम लोग अपनी मन की आंखें खोलेंगे, और जैसे ही खोलेंगे आपको पता चल जाएगा, अरे यार ये तो वही चीज है। अब देखो, तो मन की आंखों के लिए कंटेनर बनाते हैं। आज बड़ा कंटेनर लगेगा, है ना। अब जरा गौर समझना, गौर से देखिए, पानी आनी भर दें? चलो पानी भर देते हैं। हाँ बेटा, हाँ बच्चे, ये सुविधा आपके पास हो तो आप भी यूज कर सकते हैं। बहुत बड़ा कंटेनर है, अब इसमें कितने पानी भरते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो पानी भरने का तरीका चेंज कर देता हूं। बाढ़ आ रही, वैसे भी है, वैसे भी बिहार में बाढ़ आती रहती है।
अच्छा देखो, अब काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। हाँ, अब देखिए आपने पहले क्या किया, पहले आपने डाला HCl, तो जैसे ही HCl पानी में गया ऐसे हो गया, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% आयोनाइज होगा। अच्छा, फिर आपने डाला NaOH, पानी में गया ऐसे हो गया। अब गौर से देखिए, आपने बनाया वाटर, अब ध्यान दीजिए, आपने बनाया वाटर प्लस NaCl, है ना। अब यहां पर देखो, रियलिटी में NaCl नाम की कोई चीज बनती नहीं है, सिर्फ वाटर बनता है। जैसे ही आपने पानी में डाला Cl आयन अलग, जैसे ही आपने NaOH डाला सोडियम आयन अलग। अब यहाँ पे NaCl नहीं बना है, सोडियम आयन और Cl आयन बचे हैं, उनको वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कि उनको हम चिपका के लिख देते हैं। यदि वो बन गए तो यार इक्वस सोल्यूशन थोड़ी बनेगा, NaCl तो सॉलिड होता है, तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में दिखना चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है। तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये NaCl आया है, नहीं तो जो Na आयन और Cl आयन यहां टहल रहे थे वही यहां टहल रहे हैं, ऐसे रिएक्शन बस इतनी हुई है। सोडियम आयन इक्वस सोल्यूशन में टहल रहा है, Cl आयन इक्वस सोल्यूशन में टहल रहा है, बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कि भाई ये बने तो ये बचा, उस बचे को उन्होंने चिपका के लिख दिया है। तो हमें लगता है सॉल्ट बनता है। सॉल्ट यदि पानी में पड़ा है और प्रेसिपिटेट नहीं है तो इसका मतलब वो इक्वस आयन के फॉर्म में है। इक्वस आयन के फॉर्म में तो बना कहां है, सोडियम आयन यहां कहीं टहल रहा होगा, Cl आयन यहां कहीं टहल रहा होगा, तो वो तो पहले भी टहल रहा था। भाई पहले भी तो अलग अलग है, अभी भी अलग अलग है, इसका मतलब उसमें कोई चेंज आया ही नहीं है। चेंज तब आता है जब उसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, नहीं तो चेंज नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि प्रेसिपिटेट बन गया तो उसका क्रिस्टल फॉर्म आ रहा है, तो चेंज आ रहा है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, अब आपने क्या किया, फिर आपने दूसरे राउंड में किसको डाला है, दूसरे राउंड में आपने डाला है HNO3। HNO3 पानी में गया, 100% आयोनाइज हो गया। KOH पानी में गया, 100% आयोनाइज हो गया। अब बना क्या, फिर यही बना। तो अब आप देखो, H आयन के पास कोई बॉन्ड नहीं था, OH आयन के पास कोई बॉन्ड नहीं था, तो ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है, रिएक्शन ये हुई है, रिएक्शन हुई है H आयन प्लस OH आयन मिलके वाटर, यहां पे रिएक्शन हुई है, इसकी आइडेंटिटी चेंज हुई है, ये आयन था, ये आयन था, अब मॉलिक्यूल बन गया है, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अरे भैया फोटो तो दो यार इनको, क्योंकि यहाँ के बाद घर में कैसे देखेंगे, है कि नहीं, यहाँ तो मान लो चलो देख लिया तुम्हें, अब अभी चले जाएंगे तो हॉस्टल में कैसे देखेगा तुम्हें, एक ही हॉस्टल में रहते हो कि अलग अलग, नहीं एक ही में रहते तो आराम है भाई, तुम्हारे रूम में जाके तुमको देख लेगा, हाँ सही है, अलग अलग में रहते तो दिक्कत नहीं आएगी, अलग अलग हॉस्टल में हो कि एक ही में, कोई बात नहीं, तो फोटो तो दे दो, देखो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलो इधर आओ, हाँ हम यहाँ ये बॉन्ड पढ़ा रहे हैं, वहां पता नहीं कौन से बॉन्ड चल रहे हैं। देखो H आयन और OH आयन के बीच में बॉन्ड बना, आप देखो दोनों में सेम रिएक्शन हुई है, H आयन OH आयन मिलके वाटर बना, H आयन OH आयन मिलके वाटर बना। तो भाई जब रिएक्शन सेम है तो एनर्जी सेम है, वो तो आंखों का धोखा था। क्यों धोखा था, क्योंकि तुमने ये वाली आंखों से देखा था, केमिस्ट्री है तो मन की आंखों से चलेगी। तो बात समझ पा रहे हो, ये दोनों सेम रिएक्शन है, और कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन, इसीलिए मैंने इस पर बेस्ड डिफिनीशन बनाई है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये रिएक्शन होती है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये रिएक्शन नहीं होती है, ये तो खेल है, दिखने में ऐसा लगता है कि ये रिएक्शन है। H आयन और OH आयन मिलके वाटर बना रहा है, H आयन और OH आयन मिलके वाटर बना रहा है, H और OH के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इनके बीच में कुछ नहीं हो रहा, जैसे यहां पड़े थे वैसे ही उधर पड़े हैं, इनका कुछ नहीं हुआ है। तो जब यार रिएक्शन सेम है तो एनर्जी भी सेम होगी, इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट है, क्योंकि हमेशा रिएक्शन सेम रहेगी, और जब हमेशा रिएक्शन सेम रहेगी तो वैल्यू सेम रहेगी, मॉलिक्यूल कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है।
अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे बता देना इसी जगह से उठाना है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस।